आज हम लोग टर्मिनोलॉजी देखेंगे, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट बहुत बड़ा फील्ड है। फुल स्टैक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, बहुत बड़ी फील्ड है। अभी हम आगे रोड मैप देखेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 50+ टेक्नोलॉजी है। हालांकि सबको सीखना नहीं है, बट फिर भी अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट का अगर हम ओवरऑल बात करें, 50-100+ टेक्नोलॉजीज के अंदर होती है। तो बहुत बड़ी फील्ड है, तो इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे फ्रंट एंड मैंने सबको बोला था कि जो पार्ट विजुअल होती है। बैक एंड हो गई, जो पार्ट हमें विजिबल नहीं होती है, जो बैक में रहती है। फिर डेटाबेस होता है एक कथी में। इसके अलावा डोमेन होता है हर एक वेबसाइट का, जैसे google.com है, या हमारे कॉलेज की वेबसाइट है mcmotiari.ac.in। ये जो ac.in है या .com है, ये डोमेन होती है हर एक वेबसाइट का। आप बोलोगे सर डोमेन क्या होता है? तो डोमेन कुछ नहीं होता है, जैसे हमारा कुछ नाम है या हमारे घर का कुछ नाम होता है, तो हमारे नाम से जानता है या हमारे घर के नाम से लोग जानते हैं, या हमारे सिटी के नाम से कि हाँ ये लड़का मोतिहारी का रहने वाला है, ये मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। ऐसे ही इंटरनेट बहुत बड़ा है। तो इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट का तुमने कुछ बनाया, उसको लोग कैसे जानेंगे? तो उसके लिए एक नेम होती है, और वो नेम को हम डोमेन कहते हैं। तो इस नेम से बेसिकली आईपी एड्रेस निकलता है कि हर एक मशीन का आईपी एड्रेस होता है। तो वो डीएनएस यही चीज होती है। डीएनएस तो तुम कर रहे हो, उसका होता है डोमेन, उसका होता है डोमेन नेटवर्किंग सिस्टम। तो यही चीज होता है कि एक डीएनएस, हर सर्वर जो होती है ना, हर सर्वर पे डीएनएस एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू क्या करता है, तुम्हारा ये होता है कि आईपी एड्रेस को हम मैप करते हैं डोमेन से। जैसे google.com अगर हम यूज करते हैं, तो google.com के पीछे कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस होगा, 172.168.1.1। तो ये मैपिंग कैसे होगा? तो इस मैपिंग को हम डीएनएस के हेल्प से करते हैं। डोमेन नेम सिस्टम एक होता है, एक रूल्स होता है, जिस रूल्स के थ्रू हर डोमेन को एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। क्लियर हुआ? ऐसे ही, यस सर। हाँ, ऐसे ही सर। यस होस्टिंग, सर। ऐसे ही होस्टिंग क्या होती है कि अगर हम किसी भी वेबसाइट को लिए और उसको सर्वर पे डालें, उस सर्वर पे डालने का जो प्रोसेस होता है उसको होस्टिंग कहा जाता है। अगर हमने एक वेबसाइट को उठा करके गिटहब पे डाल दिया, तो गिटहब पे उसने जो डाला, तो हम बोलेंगे कि हमने अपने वेबसाइट को गिटहब पे होस्ट किया, क्योंकि हमने सारा फाइल्स, एचटीएमएल की फाइल, सीएसएस की फाइल, उसमें जितने भी इमेज थे, उसमें जो भी पीएचपी की फाइल अभी होगी, वो सारा हमने किसी सर्वर पे ऑनलाइन किया है। और वो सर्वर पे डालना ही का होस्टिंग कहलाता है। कि किसी वेबसाइट के सारे फाइल को हम अगर किसी ऑनलाइन सर्वर पे डाल दे, ताकि पूरी दुनिया इसको 24 आवर यूज कर सके, उसको होस्टिंग कहा जाता है। सर्वर मैंने बता चुका है कि कोई भी कंप्यूटर जो ऑनलाइन नेटवर्क ऑनलाइन थी हमारा, यानी इंटरनेट से 24 आवर कनेक्टेड है, उसको सर्वर कहते हैं। वर्जन कंट्रोल क्या होता है? वर्जन कंट्रोल तुम्हारा एक बहुत पॉपुलर है, जिसका मोस्ट पॉपुलर नाम होता है गिट। इसकी एक सबसे कॉमन मोस्ट पॉपुलर वर्जन कंट्रोल गिट है, जो गिटहब आगे हम लोग देखेंगे, सीखेंगे भी गिटहब क्या, कैसे गिटहब पे काम किया जाता है। तो वर्जन कंट्रोल वो क्या होता है, जैसे अब हम लोग अति देख एप्लीकेशन का देखते होंगे कि एप्लीकेशन की अलग अलग वर्जन निकलती है। 1.0, 2.0, 2.2, या एंड्रॉयड का अलग अलग वर्जन निकलता है। एंड्रॉयड 4.4, एंड्रॉयड 5.1, एंड्रॉयड 5, हर हर उसका नाम भी। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर का अलग अलग वर्जन होता है। अब वर्जन कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे गिटहब पे क्या होता है कि गिटहब पे हम अपना हर एक अति काम को कंट्रोल कर सकते हैं। वो मेरे हर एक कमिट की, वहां पे हम जो भी चेंजेस पुश करते हैं, वो सारे चेंजेस का वो क्या करता है, हमको ट्रैक डाउन रखता है। ऐसे इस चीज को हम इन डिटेल में भी, हो सकता है कल हम पढ़ेंगे कि वर्जन कंट्रोल होता क्या है। कल हम इन डिटेल वर्जन कंट्रोल पढ़ेंगे। फिर गिटहब भी सीखेंगे आने कल, या जब भी होगा आने वाले टाइम में। तो अभी हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है। सिर्फ इतना जान लो कि ये एक अति सिस्टम होता है जहाँ पे हम किसी भी सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं, कि उसमें हमने क्या चेंजेस किया। वर्जन 1.0 था और वर्जन 2.0 है, तो वर्जन 1.0 की अपेक्षा मैंने वर्जन 2.0 में क्या चेंजेस किया, हम इसको वर्जन कंट्रोल के अंदर देख सकते हैं। यही वर्जन कंट्रोल का काम होता है। अभी गिटहब में कैसे होता है हम लोग इन डिटेल देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक?
या किसी, इस वेबसाइट पे रोड मैप डॉट एस एच वेबसाइट पे तुम्हें हर अथी जो भी टेक्नोलॉजी, मोस्ट ऑफ दी टेक्नोलॉजी की तुम्हें रोड मैप मिल जाएगी, जो हम आगे देखेंगे। पहले फुल स्टैक होता क्या है, तो चलो आज हम लोग कुछ कुछ वेबसाइट हम देखते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं एक छोटा सा, कि फुल स्टैक क्या होती है। तो फुल स्टैक डेवलपर, वेब डेवलपर एक कोई पर्सन होता है जो दोनों पे वर्क करता है। उसे क्या क्या मास्टर HTML CSS के अलावा उसे क्या क्या आना चाहिए, उसे ब्राउजर को कैसे प्रोग्राम करते हैं, इसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज होता है, वो आना चाहिए आपको। एक सर्वर का यूज कैसे किया जाता है, कि हाँ सर्वर को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, जैसे उसके लिए आप PHP यूज कर सकते हैं, ASP पाइथन नोड, ये आना चाहिए। आपको एक डेटाबेस को प्रोग्राम करना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हो कि फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। हमें एक HTML CSS आना चाहिए। इसके अलावा हमें एक ब्राउजर को प्रोग्राम करना आना चाहिए, जिसके लिए हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे अभी आगे। फिर हमें सर्वर को प्रोग्राम करने आना चाहिए, जिसके लिए हम इस कोर्स में PHP सीखेंगे। और फिर हमें एक डेटाबेस को प्रोग्राम करने आना चाहिए, जिसके लिए हम SQL सीखेंगे। ये एक किसी भी फुल स्टैक डेवलपर की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा अब ये क्या है, क्लाइंट या फ्रंट एंड पे ये अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। HTML CSS बूटस्ट्रैप, ये अलग अलग सी है। जावास्क्रिप्ट, HTML, DOM, JSON। फिर सर्वर इन पे ऐसे ही ये अलग अलग लैंग्वेज है, PHP, ASP, C++, ये अलग अलग। पॉपुलर स्टैक कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई लैम्प होती है, लेंप होती है, मीन होती है, जैंगो, रूबी और रेल्स अलग अलग होती है। अब एडवांटेज क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपर बनने का एडवांटेज क्या होता है, तो यू कैन मास्टर ऑल दी टेक्निक इन्वॉल्व इन ए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कि अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनते हो, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट या किसी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में जो भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, सारे को आप मास्टर कर लेते हो। क्योंकि एक प्रोजेक्ट को बनने के अंदर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी, अगर एक फ्लिपकार्ट बना है, तो फ्लिपकार्ट के अंदर में 80 to 85 तुमको टेक्नोलॉजी है। तुम देखोगे अगर कभी जाकर के कभी ढूंढना मिल जाएगा बहुत सारा, कि टेक स्टैक ऑफ फ्लिपकार्ट। अगर गूगल पे तुमने सर्च किया फ्लिपकार्ट का टेक स्टैक, तुम्हें दे देगा। तुम वहां देख पाओगे कि वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज किया। तो यही है कि एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनने में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। और एक फुल स्टैक डेवलपर बनने का यही अति एक एडवांटेज होता है, कि आप इन सारी टेक्नोलॉजी को मास्टर कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है कि यू कैन मेक ए प्रोटोटाइप वेरी इजी। अब क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, तो सॉफ्टवेयर के बनने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है। प्रोटोटाइप करने का मतलब, जैसे हमारा घर बनता है, तो घर बनाने से पहले हम एक उसका नक्शा तैयार करते हैं। ऐसे ही कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, तो उसका एक, या कोई प्रोजेक्ट बनता है ना, उसका एक मॉडल बनाया जाता है, जिसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं, कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे चलेगा या बनेगा तो ऐसा बनेगा। तो अगर हम एक फुल स्टैक डेवलपर है, तो हम ये प्रोटोटाइप बहुत इजीली बहुत रैपिडली बना सकते हैं, क्योंकि हमें किसी और पे अलाइन नहीं होना पड़ेगा। कि हाँ अरे यार फुल स्टैक फ्रंट एंड वाला बना करके हमको देगा, बैक एंड वाला अपना काम करके देगा, डेटाबेस वाला अपना काम करके देगा, तब हम सबको मर्ज करके एक प्रोटोटाइप बनाएंगे। यहाँ हमको सब चीज आ रही है, हम अकेला है, हम अकेले में इंडिपेंडेंटली सारा काम कर सकते हैं, जिससे प्रोटोटाइप। फिर हम क्या कर सकते हैं, सारे टीम मेंबर्स को हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर जिस कंपनी में होते हैं, वहां पे फ्रंट एंड डेवलपर नहीं होते, बैक एंड डेवलपर नहीं होते हैं, वहां होते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपर बनने का एक एडवांटेज ये है कि हम सारे टीम मेंबर्स को हेल्प, हम फ्रंट एंड वाले टीम को भी हेल्प कर सकते हैं, हम बैक एंड टीम को भी हेल्प कर सकते हैं। डेटाबेस पे हम हर एक टीम मेंबर को हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद ये एक चीज है जिसके चलते आज सारी कंपनी फुल स्टैक डेवलपर को ढूंढ रही है। क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर बनने से हमारे प्रोजेक्ट का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। ये एग्जांपल मैंने कल दिया था कि अगर मान लो एक एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए 3 मेंबर की जरूरत है, एक फ्रंट एंड का, एक बैक एंड, एक डेटाबेस। तो अगर सबको वो 8-8 लाख की पैकेज दे रहा है, तो 24 लाख वो खर्चा कर रहा है एक प्रोजेक्ट के अंदर। बट अगर एक फुल स्टैक डेवलपर पे वो चाहे तो सिर्फ 15 लाख में भी काम करवा सकता है, और अच्छे से करेंगे। तो यहाँ प्रोजेक्ट का कॉस्ट रिड्यूस हो गया, ये एक बेनिफिट होता है। फिर टाइम हमारा जो यूज होता है टीम कम्युनिकेशन के लिए, वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि जब हम अलग अलग
टीम अलग अलग चीजों पे काम कर रही है, तो वहाँ हर टीम से हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है कि आप फ्रंट एंड वाले ने अपना काम किया कि नहीं, बैक एंड वाले ने अपना काम किया कि नहीं, डेटाबेस वाले ने अपना काम किया कि नहीं। और अगर किसी ने भी अपना काम नहीं किया तो वहाँ प्रोजेक्ट डिले होता है। बट अगर जब हम अकेला खुद इंडिविजुअली सारा काम कर रहे हैं तो हमें ये चीज सोचना नहीं पड़ता, हमारा टाइम बचता है। फिर यू कैन स्विच बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। एक ये बेनिफिट ये भी है कि अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो तुम थोड़ा कम भी, अगर कल तुम्हें मान लो कहीं जॉब मिल रही है फ्रंट, तुम अभी फुल स्टैक का काम किए, कहीं तुम्हें बैक एंड वाला जॉब मिल रहा है, तुम वो भी उस जॉब में भी जा सकते हो। तुम्हें फ्रंट एंड वाला जॉब मिल रहा है, तुम फ्रंट एंड में भी जा सकते हो। बट अगर तुमने सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखा या कहीं बैक एंड डेवलपमेंट तुमने सिर्फ सीखा, तो तुम फ्रंट एंड में नहीं जा सकते हो। अगर कहीं फ्रंट एंड किया ही तो कहीं बैक एंड किया ही तो बैक एंड में तुम नहीं जा सकते हो। बट फुल स्टैक हो तो तुम कहीं भी जा सकते हो। तो यानी तुम किसी भी रोल में स्विच ऑन कर सकते हो। उसके बाद यू कैन बेटर स्टैंड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ न्यू एंड अपकमिंग टेक्नोलॉजी। तुम आने वाले और नए टेक्नोलॉजी सारे के सारे एस्पेक्ट को तुम समझ सकते हो। क्लियर हो रहा है सब कुछ? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो यस पूछो। सर। यस सर। ओके, फिर चलो हम लोग आगे देखते हैं। बट हाँ, अब डिसएडवांटेज भी होता है। हर एक चीज का एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? द सॉल्यूशन चूजन कैन बी रॉन्ग फॉर एनी प्रोजेक्ट। जब हम टीम में काम करते हैं, जब हम टीम में काम करते हैं तो वहाँ बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो बहुत सारी आइडिया हमारे पास आती है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें कुछ कोई बोलने वाला भी रहता है कि अरे तुम ये गलत कर रहे हो। बट अगर जब हम अकेला सारा काम कर रहे हैं तो हमें कोई बताने वाला नहीं रहता है। तो वहाँ में भी हो सकता है कि हम जो काम कर रहे हो वो काम गलत हो, या जो तरीका हमने अपनाया वो गलत हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है फुल स्टैक डेवलपमेंट का। दूसरा है कि ये जो भी हम सॉल्यूशन सेलेक्ट करें वहां पे हम अकेला है, तो हमें जो आता है, कोई भी इंसान वही चीज को सेलेक्ट करेगा जो उसे आता है। जो नहीं आता है उस चीज को वो क्यों करना चाहेगा? तो इसलिए यहाँ का जो भी अच्छी चीजें होगी वो डिपेंड करेगी हमारे स्किल्स पे। हमें कितनी चीजें आती है उस पर डिपेंड करेगा वो प्रोजेक्ट। फिर उस कोई भी सॉफ्टवेयर का जो है बनने का रिस्क एक ही पर्सन पे होता है। अगर तुमने टीम में काम कर रहे हो, तुम्हारा सॉफ्टवेयर फेल किया तो पूरी टीम जिम्मेदार होगी। बट अगर तुम अकेला एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, अगर वो सॉफ्टवेयर फेल किया तो तुम अकेला उसके जिम्मेदार हो। ये एक डिसएडवांटेज है। फिर बीइंग ए फुल स्टैक डेवलपर इज इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स। एक फुल स्टैक डेवलपर बनना बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमें सीखनी पड़ती है, इसलिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? तो इस आर्टिकल में हम लोग कंप्लीट रोड मैप देखेंगे। तो वो कह रहा है कि बेसिकली फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है। तो कह रहा है कि बैकएंड डेवलपर मेक एपीआई डिजाइन एंड मैनेज द डेटाबेस एंड परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन। एक बैकएंड डेवलपर क्या करता है? एपीआई बनाता है, डेटाबेस को डिजाइन या मैनेज करता है, या सारा का सारा ऑपरेशन जो वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वो सारी ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो हमें एक वेबसाइट से डेटा के रूप में आ रही है। उन सारी डेटा पे वो उस पे तुम्हारा अभी हो सकता है फिल्टरिंग करेगा, उस पे सर्चिंग करेगा, सॉर्टिंग करेगा उन सारे डेटा पे। तो ये सारी ऑपरेशन एक बैकएंड डेवलपर करता है। एंड उसके बाद होता है फ्रंट एंड डेवलपर, जो क्या करता है? किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड डिजाइन करता है, उसको रिस्पॉन्सिव बनाता है और यूजर फ्रेंडली बनाता है। ये एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। बैक एंड डेवलपर का काम होता है वो एपीआई बनाएगा, डेटाबेस को मैनेज करेगा, और वो सारे जो डेटा आ रही है हमारे पे, उन सारे डेटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस करेगा। फ्रंट एंड डेवलपर का रोल है कि वो एक वेबसाइट के फ्रंट एंड को डिजाइन करेगा, उसको रिस्पॉन्सिव बनाएगा और यूजर फ्रेंडली बनाएगा। और फिर बैकएंड थी को वो ऐसा भी वेब पेज बनाएगा जो बैकएंड से इंटरेक्ट करेगा, कराएगा यूजर को। बट फुल स्टैक डेवलपर का काम क्या है? वो ये दोनों काम करेगा, जो फ्रंट एंड की बैक है, दोनों। ए फुल स्टैक डेवलपर कैन बिल्ड ए कंप्लीट वेबसाइट ऑन इट्स ओन सिंस ही डज दी बोथ साइड बाय हिमसेल्फ। वो एक फुल स्टैक डेवलपर पूरा वेबसाइट खुद से बनाएगा क्योंकि वो दोनों चीज कर सकता है। देयर इज ए राइजिंग डिमांड फॉर मल्टी टैलेंटेड प्रोफेशनल एंड नोइंग बोथ इज ए प्लस पॉइंट इन इटसेल्फ। कि क्या कर रहा है कि आज के टाइम में मल्टी टैलेंटेड प्रोफेशनल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए दोनों चीज जानना बहुत ज्यादा
एक आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। इट हेल्प यू फाइंड जॉब्स इन बोथ दीज डोमेन एंड दस वाइडनिंग योर चांसेज एंड ऑल्सो हेल्प यू बिल्ड ए कंप्लीट वेबसाइट ऑन योर ऑन। कि ये तुम्हारा क्या करेगा, चांसेस जॉब, तुम्हें दोनों में जॉब देगा और तुम्हारे जॉब पाने की चांसेस को बढ़ाएगा। अभी तुम्हारा बहुत किसी का क्वेश्चन यहाँ भी रहता था कि सर क्यों सीखे, तो सीखना इसीलिए है क्योंकि ये तुम्हारे पास, तुम दो डोमेन को सीख रहे हो, तुम फुल स्टैक भी सीख रहे हो, सॉरी तुम फ्रंट एंड भी सीख रहे हो, बैक एंड भी सीख रहे हो और तुम डेटाबेस भी सीख रहे हो। तुम तीन चीज को एक जगह पे सीख रहे हो, तो तुम्हारी जॉब पाने की चांसेस बढ़ जाएगी। तुम ना फ्रंट एंड में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ना बैक एंड के लिए कर सकते हो, ना डेटाबेस के लिए, बल्कि तीनों रोल के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। तुम फुल स्टैक के लिए भी कर सकते हो, अगर कहीं पे फ्रंट एंड वाला जॉब आएगा उसके लिए भी तुम अप्लाई कर पाओगे, कहीं बैक एंड जॉब आएगी उसके लिए भी कर पाओगे, डेटाबेस वाली जॉब आएगी तुम उसके लिए। तो तुम्हारा देख लो कि जॉब की चांसेस कितनी बढ़ जाती है, ये चीज है। और इसके अलावा दूसरा कि हमें पता है कि वेबसाइट, हम पूरी वेबसाइट खुद से बना सकते हैं। Many people make a mistake thought they learn little part of backend and little part of frontend, but they have a specialization in none. अब यहाँ लोग क्या करते हैं, बहुत सारी गलती करते हैं, वो बैकएंड का थोड़ा सा सीख लेते हैं, फ्रंट एंड थोड़ा सीख लेते हैं और स्पेशलाइजेशन किसी में नहीं होता। ये गलत तरीका होता है और कंपनी ऐसे नहीं लेती है। तो वो क्या आते हैं, दोनों में एवरेज होते हैं और वो कोई गुड इंप्रेशन नहीं डालते, इसलिए कि एक परफेक्ट होता है कि आप फुल स्टैक डेवलपर बनो तो, बट किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज भी हो, ताकि उस फील्ड में आप बहुत अच्छे से काम कर सको। तो अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है दोनों पार्ट की, इसलिए एक फुल स्टैक डेवलपर बनने से पहले हमें था क्या, हमें जाननी चाहिए कि फ्रंट एंड में हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, बैक एंड में हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, और फिर डेटाबेस पार्ट में हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। अगर हम उस तीनों को कंबाइन कर दे, चीजें को तोड़ तोड़ करके हम सीखेंगे, तो हम एक बहुत अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बन सकते। सब कोई भाग गए जी। मैंने पहले भी बोला कि HTML और CSS क्या हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML टोटली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और CSS टोटली स्टाइलिंग लैंग्वेज है। तो कहोगे प्रोफेसर वेब डेवलपमेंट के फील्ड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली कौन सी है, जावास्क्रिप्ट। उससे पहले ये दोनों सिर्फ हमारा, ये इसमें कहीं कुछ प्रोग्रामिंग नहीं है, कहीं लॉजिक नहीं है, बना बनाया सिंटैक्स, उसको तुमको समझना है और लिखना है। हाँ, जावास्क्रिप्ट वो प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे तुम्हें लूप्स होगी, कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, सब कुछ होगी। तो कह रहा है कि या तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो आप या तो जावा स्क्रिप्ट सीखो या पाइथन सीखो। तो मे बी बट ज्यादा पॉपुलर जावास्क्रिप्ट है वेब डेवलपमेंट के लिए। आजकल जितना भी मॉडर्न वेब डेवलपमेंट है वो पूरे जावास्क्रिप्ट पे है। ये रिएक्ट देख रहे हो, नोड जेएस देखते हो गए में, ये सारी जावास्क्रिप्ट की ही फ्रेमवर्क है। तो जो में जावास्क्रिप्ट, इवन हम लोग भी अभी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तो रिएक्ट नेटिव पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी जो टेक्नोलॉजी अभी कंपनी की है, रिएक्ट नेटिव है। रिएक्ट नेटिव भी एक जावास्क्रिप्ट की ही फ्रेमवर्क है, जिसका काम क्या होता है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना, एंड्रॉयड और iOS यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाना। तो जावास्क्रिप्ट आज के समय में बहुत इन डिमांडेड टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ सीखो मत सीखो, ये जरूर सीखो, सबको ये। सर हम अब लोग का कोर्स में कौन सा लैंग्वेज सिखाया जाएगा? यही सिखाया जाएगा तुम्हें, यही चीज मैं सिखाऊंगा, जावा। जावास्क्रिप्ट। मैं इसी कुछ चीज को वाइस सिखा, स्क्रिप्ट सर। हाँ। ठीक है। तुम्हारे कोर्स में HTML CSS जावास्क्रिप्ट और फिर पाइथन, सॉरी PHP। सर लेकिन प्रीवियसली आपने क्लास में बोला था कि क्या, HTML से शुरुआत करेंगे। हाँ तो HTML से ये स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में आपने बोला था कि HTML से पहले स्टार्ट करें। बोल तो रहे हैं कि पहले हम लोग HTML स्टार्ट करेंगे, HTML और CSS हम लोग एक साथ लेकर के चलेंगे। जब HTML CSS पे तुम लोग की अच्छी पकड़ हो जाएगी, मतलब थोड़े दिन तुम लोग सीख जाओगे, उस पर काम उम करोगे, वो तो कर, क्योंकि जैसे पढ़ते जाओगे उस पर तुमको वर्क मिलती जाएगी, तो काम करते जाओगे। तो तुम्हारा HTML CSS, जैसे HTML CSS बहुत ज़्यादा है नहीं, कोई कोडिंग है नहीं, सिंटैक्स है, बच्चे बच्चे वाला खेल है। तो सिंटैक्स को तुम मुश्किल से अगर 10-15 दिन भी अगर करोगे, तो तुम्हारा HTML CSS मास्टरी हो जाएगा आराम से। मतलब मास्टरी नहीं हो जाएगी, बट अच्छे से तुम चीजें समझ जाओगे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है। वो बना बनाया वही टैग है, टैग को खाली समझना है तुम्हें। तो जब वो दोनों सीख जाओगे, तब हम लोग दैन स्विच करेंगे जावास्क्रिप्ट पे।
अब जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा सिखा दूंगा, बट जावास्क्रिप्ट का वो पार्ट जो पार्ट इंपॉर्टेंट होता है वो बता दूंगा, ताकि ऐसा हो जाए कि तुम बाद में जावास्क्रिप्ट सीखने जाओ खुद से तो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ऐसा है। और देन आफ्टर जब जावास्क्रिप्ट पे हो जाओगे, फिर जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जावास्क्रिप्ट का डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, वो हम लोग पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में कि कैसे थी होता है एचटीएमएल के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं डायनेमिकली। फिर हम लोग तब होगा उसके बाद डेटाबेस पे स्विच करेंगे माइस्क्यूएल की। माइस्क्यूएल डेटाबेस में कैसे डेटा टेबल क्रिएट होती है, कैसे डेटाबेस क्रिएट होती है, कैसे उसमें डेटा इंसर्ट होता है, कैसे वहां से हम डेटा फेच करके अपने वेब पेज पे दिखा सकते हैं, फिर कैसे किसी भी डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सारी चीज। और जब ये सारी चीज तुम सीख गए तो फिर हम देन आफ्टर हम पीएचपी पे स्विच करेंगे, फिर पीएचपी लैंग्वेज सीखेंगे। और हम जो माइस्क्यूएल का हम लोग जो इंसर्टिंग का कोड सीखे थे, वो क्यूरी होती है एक्चुअली, तो उसको पीएचपी में कैसे हम कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा पूरा वर्क फ्लो है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि एचटीएमएल से, क्योंकि कोई भी वेब डेवलपमेंट जर्नी या कोई भी फुल स्टैक जर्नी एचटीएमएल सीएसएस के बिना खत्म ही नहीं हो सकती, स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है तुम्हारा एचटीएमएल और सीएसएस। आज रिएक्ट आ गया है, रिएक्ट पूरा दुनिया यूज कर रहा है, लेकिन रिएक्ट में भी कहीं ना कहीं एचटीएमएल ही यूज हो रहा है। आगे अगर दिखाएंगे उसमें भी एंड पॉइंट पे जाकर के एचटीएमएल ही यूज होता है तुम्हारा। तो एचटीएमएल और सीएसएस वेब डेवलपमेंट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए। व्हाट इज रिएक्ट? रिएक्ट एक, अभी समझ लो कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क मत पूछना कि क्या होता है, फ्रेमवर्क कुछ नहीं होता है, एक बना बनाया सिस्टम होता है जो जो हमारा काम इजी करता है। अब वो इन डिटेल आगे पढ़ोगे कि फ्रेमवर्क क्या होती है, अभी ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। समय आने के साथ थोड़ा बोले ना, पेशेंस रखो, समय आने के साथ बता दूंगा मैं कि क्या होती है। अभी मैं बताऊंगा तो फिर होगा कि जावास्क्रिप्ट का तुम्हें नॉलेज नहीं है, फिर तुम वहां कंफ्यूज खाओगे कि क्या होता है। तो जब जावास्क्रिप्ट में जाओगे, जब तुम्हें जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी, तो फिर मैं बता दूंगा। और ऐसे मैंने टॉपिक में बोनस टॉपिक में वो रखा है, जो इस पूरे इस कोर्स को अच्छे से कर गए, उनको मैं बोनस में वो दूंगा कि फ्रेमवर्क क्या होती है। मे बी रिएक्ट पे तुम्हें दिखा दूंगा कि देखो काम कैसे कैसे होती है, करवाऊंगा नहीं बट दिखा दूंगा कि हाँ काम ऐसे ऐसे रिएक्ट पे होती है। तो ये चीजें हैं। अब देखो फ्रंट एंड का क्या क्या ये होता है। फ्रंट एंड की ये सबको दिख रही है, चलो मैं यहाँ से खोल देता हूँ, ये ज्यादा फ्रेश ही दिख रही है। तो फ्रंट एंड की हमारी क्या क्या इंसेंस की एक रोड मैप क्या है। जब फ्रंट एंड को स्टार्ट करता है तो पहले जानता है इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट पे कि कैसे इंटरनेट वर्क करती है। कल हम लोगों ने जाना कि इंटरनेट पे क्या है, अलग अलग सिस्टम एक दूसरे से अति में कनेक्टेड है। फिर एच क्या होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कि हम जो कल पढ़े थे कि सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो रिक्वेस्ट भेजने में प्रोटोकॉल की यूज होती है, एच टी टी पी एस, ये एक प्रोटोकॉल होता है। फिर ब्राउजर कैसे वर्क करता है, ये हम लोग अति जानते हैं। ब्राउजर क्या है, ब्राउजर कैसे, तो ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन है जो किसी भी वेबसाइट को खोलता है, ऑनलाइन वेबसाइट को। काम कैसे करता है, तो हम ब्राउजर पे जब भी कोई वेबसाइट का google.com लिखते हैं, तो वो क्या करता है, अति के सर्वर से कनेक्ट करता है। वो तुम्हारे अति के सर्वर से कनेक्ट करता है, उसका जो जहाँ पे गूगल का होगा, उस सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि हाँ इसकी पहली पेज है, google.com वेबसाइट की जो पहली पेज है, जिसको इंडेक्स पेज कहा जाता है, आते आगे समझ में आएगा, उसको मुझे दीजिए तुम। तो सर्वर तुमको दे देता है उसको, और वो फिर ब्राउजर हमारा ला करके हमें देता है वो कि हाँ लो ये देखो। फिर वहां पे हम फिर क्लिक करते हैं, मान लो कि हम ये लिंक सर्च किए, फिर वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। और ये रिक्वेस्टिंग कैसे होती है, इसके लिए दो तरीके से होती है, या तो एच में या एच में। अंतर क्या है कि एच में जो रिक्वेस्टिंग होगी उसमें सब कुछ ओपन वे में होगी, कोई बीच में तीसरा बैठा हुआ पर्सन देख सकता है। बट एच में क्या होगी, सिक्योर्ड होती है, वहां तुम्हारा वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है। इस कारण होता है, तुम देखना जितने भी वेबसाइट, अगर देखो जैसे इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे लॉक देख रहे होगे, ये लॉक बता रहा है कि ये एक इनक्रिप्टेड है। और इसी पे बहुत जगह देखना, यहाँ पे जब खोलोगे तो यहाँ पे डेंजर टाइप का सिंबल देता है,
वो डेंजर सिंबल बताता है कि आपका वो HTTP प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, आपका ये वेबसाइट जो इनक्रिप्टेड नहीं। उसके बाद ऐसे होता है डीएनएस था, अभी डीएनएस की हम लोगों ने चर्चा की थी कि डीएनएस क्या होती है। डोमेन नेम सर्वर की, हर सर्वर के पास एक डीएनएस सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डोमेन को मैपिंग करते हैं। नेम स्पेस करके एक टर्म होती है, तो हम मैपिंग करते हैं कि हाँ मेरा google.com 172.168 IP एड्रेस पे मैप होगा। तो जैसे हम google.com खोलेंगे तो जिस वेब सर्वर का, जिस ऑनलाइन सर्वर का IP एड्रेस 170.2.168 होगा वो हमारा खुल जाएगा। तो ये काम कौन करता है, दोनों को मैप करने का ये DNS काम करता है। और काम कैसे करता है वो बहुत अच्छी। फिर डोमेन नेम क्या होती है हम लोगों ने देख लिया था। होस्टिंग क्या होती है ये देख लिया। जब ये इंटरनेट का इतना तुम्हें नॉलेज हो जाता है, देन हमारा जर्नी आगे मूव ऑन करता है HTML CSS पे। HTML में हम लोग क्या सीखते हैं, बेसिक सीखते हैं HTML की। फिर सेमेंटिक HTML क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, ये आगे हम लोग जब। फिर HTML में फॉर्म्स क्या होती है, फॉर्म्स की वैलिडेशन कैसे होती है। फिर HTML की कौन सी कन्वेंशन होती है। फिर बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि कैसे अच्छा HTML कोड लिखना चाहिए। फिर एक्सेसिबिलिटी क्या होती है। अब इसमें भी देख लो कि जिस जिस चीज को इसने पर्पल कलर से टिक किया है वो चीज एक टाइप से कहो कंपलसरी। ये इस यूजर ने, इसके जो राइटर थे, ऑथर थे, उसने बोला कि ये आपको कंपलसरी जाननी चाहिए। और जो जो थोड़ा ग्रे कलर में है वो सब नहीं भी जानेंगे तो चलेगा। जैसे राइटिंग सेमेंटिक नहीं जानेंगे चलेगा, लेकिन लर्न बेसिक पे देखो पर्पल है तो ये जानना जरूरी। तो ये चीजें है। फिर एसईओ बेसिक होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की होती है, ये जानना जरूरी नहीं है ये दोनों, बट जानना चाहिए आपको। फिर CSS की बेसिक्स हमें जाननी आनी चाहिए। फिर लेआउट कैसे बनती है। फिर रिस्पॉन्सिव डिजाइन और मीडिया क्वेरी, मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि मीडिया क्वेरी से हम लोग सीखेंगे कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनती है। और इसी से लेआउट बनाने का अलग अलग तरीका होता है, फ्लोट, पोजिशनिंग, डिस्प्ले, बॉक्स मॉडल, CSS ग्रिड, फ्लैग बॉक्स। ये अलग अलग तुम्हारा लेआउट बनाने का तरीका होता है। फिर इसके बाद हम लोग जब हमारी जर्नी आगे मूव ऑन करती है जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स समझते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है, उसके बेसिक कंस्ट्रक्शंस। फिर डॉम मैनिपुलेशन, यही जो मैं अभी बात कर रहा था, जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन हम लोग सीखते हैं, क्योंकि यही चीज है जिससे हम HTML को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ एक एक्स्ट्रा टॉपिक होता है कि हाँ फेच एपीआई एक होता है। ये फेच एपीआई हम लोग कैसे यूज करते हैं, या एजेक्स, इसको ये हमें जानना चाहिए। हाँ, ये अगर किसी को रिएक्ट पढ़नी है ये बहुत इंपॉर्टेंट। ES6, इकमा स्क्रिप्ट 6, रिएक्ट के लिए ये एक तुम्हारा प्री रिक्वेसाइट होता है रिएक्ट सीखने के लिए। अभी इसलिए अगर रिएक्ट तो तुम्हें ES6 का नॉलेज नहीं है तो तुम रिएक्ट में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो ये एक रिएक्ट सीखने के लिए ये होती है ES6 एंड मॉडुलर जावास्क्रिप्ट। फिर उसके बाद और भी कंसेप्ट है, होसी होस्टिंग, इवेंट बबलिंग, स्कोप, प्रोटोटाइप, शैडो डॉम, स्टिक। देख रहे हो कि एक फुल स्टैक बनने के लिए कितनी चीजें तुम्हें आनी। यहां से हम इस तीनों चीज से मूव ऑन करते हैं वर्जन कंट्रोल पे हमारा। और वर्जन कंट्रोल क्या है, वर्जन कंट्रोल क्या है, एग्जांपल बताओ कोई वर्जन कंट्रोल की। नो आइडिया सर। अच्छा डेवलपर वो होता है जो कोड को अच्छे फॉर्मेट में लिखे। और उसके लिए हमारे पास npm स्क्रिप्ट है, प्रेटियर है, इसलिंट है, ये तीन होती है। बस इसने npm को, फिर सॉरी npm स्क्रिप्ट ये नहीं है, ये दो होती है, सॉरी। ये npm स्क्रिप्ट एक टास्क रनर होती है, ये दोनों तुम्हारा है। प्रीटियर और इसलेंट ये फॉर्मेटर है। और ये टास्क रनर की, जैसे अगर तुमको इसको रन करना है ना, ये रिएक्ट के एप्लीकेशन को, तो npm रन करके एक कमांड होता है, वैसे रिएक्ट का एप्लीकेशन होता है, वही टास्क रनर होती है। फिर इसके बाद मॉड्यूल बंडलर होती है, वाट। तो देख रहे हो कितनी चीजें हैं, एक सिर्फ फ्रंट एंड में इतनी चीजें हैं। सोच लो कि कितना तुम्हारा थी होता है। वाइट है, इस बिल्ड है, वेब पैकेज है, रोल अप है, पार्सल है। फिर मॉडर्न CSS में हम अगर उसके बाद कहता है कि आपको एक फ्रेमवर्क लो, तो इस फ्रेमवर्क में रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू जीएस है, स्टिल्ब है, सॉलिड जीएस है। तो इसमें भी इसने रिएक्ट को टिक मारा है कि आपको रिएक्ट कंपलसरी आनी चाहिए।
फिर मॉडर्न सीएसएस के अंदर स्टाइल्ड कंपोनेंट होता है, सीएसएस मॉड्यूल होता है, ये दोनों आनी चाहिए। फिर सीएसएस की अलग अलग फ्रेमवर्क्स होती है, इसी के अंदर बूट स्टेप आता है, देखो बूट स्टेप और बल्मा, फिर मेंटाइन है, टेलविंड है, चक्र युवा है, अलग अलग बहुत सारी। फिर इसके बाद होता है एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए बहुत सारी होती है, जेस्ट, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, ये सब अलग अलग। इसके बाद ऑथेंटिकेशन के लिए होती है जावा वेब टोकन, ओ ऑथ, एसएसओ, बेसिक ऑथ, सेशन ऑथ, etc। फिर वेब कंपोनेंट, एचटीएमएल टेम्पलेट। तो देख रहे हो कितना चीज है इसमें, देखो यहाँ तक फ्रंट एंड के। तो चीजें तुमको यहाँ से समझ में आ गई कि सिर्फ फ्रंट एंड में इतनी चीजें होती है। बैक एंड तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया, अभी हम लोगों ने बैक एंड तो डिस्कस ही नहीं किया। तो इस कारण होता है कि फ्रंट एंड तुम्हारा अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो एक छोटा सा सिर्फ ट्रेलर है, सॉरी अभी जो इस कोर्स में तुम पढ़ोगे ट्रेलर है वो एक चीज। फुल स्टैक डेवलपर बनना इसलिए वो है क्योंकि बहुत बड़ी ये फील्ड है तुम्हारे लिए। तुम 4 साल भी पूरा अगर ये सीखते सर रहो, बहुत वास्ट सिलेबस लग रहा नहीं है। नहीं नहीं, वो वास्ट सिलेबस कि अगर किसी भी टॉपिक का तुम्हें थ्योरी पढ़ना है, एक जावा 2 पॉइंट बहुत अच्छी कंपनी है। मैं अपने टाइम में कोई भी मैं टेक्नोलॉजी पढ़ता था, मुझे वीडियो नहीं पसंद था यूट्यूब का, मैं इसी प्लेटफॉर्म को सर्च करता था। एस टी जावा 2 पॉइंट बहुत अच्छे थी में वे में तुमको पढ़ाएगा एकदम, और बहुत इजीली सर यहाँ तुमको पर डीएसए भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। डीएसए ओके हाँ सर। डीएसए भी सिर्फ तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्या करो कि जो भी टेक्नोलॉजी का तुम्हें पढ़ना है थ्योरी सारे मैक्सिमम तुमको टेक्नोलॉजी की यहाँ मिल जाएगी, बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो जो जो टेक्नोलॉजी तुम्हें पढ़ना है वो टेक्नोलॉजी का सिर्फ नाम, और उसके आगे क्या करना, जावा 2 पॉइंट सिर्फ लिख देना। जैसे डीएसए अगर हमें पढ़ना है डीएसए और जावा 2 पॉइंट, देखो मेरे में पहले से सर्च होगी क्योंकि मैंने यहाँ से पढ़ा है। तो थ्योरी बहुत अच्छे से ये बताएगी, पूरे लैंग्वेज भी उतनी इतनी इजी लैंग्वेज रहेगी कि अगर एक बिहार बोर्ड का भी स्टूडेंट रहेगा वो समझ सकता है। देखो आराम से एकदम है, एल्गोरिथम, एसिम्प्टोटिक, पॉइंटर, फिर स्ट्रक्चर, फिर एरे, 2D एरे, तब लिंक लिस्ट पे जा रहा है। देखो इस वे में, और यही वे भी होता ओके है। सर, अगर यही किसी को पढ़ते हैं पॉइंटर सर। और स्ट्रक्चर नहीं आता है, किसी को पॉइंटर स्ट्रक्चर नहीं आता है, वो लिंक लिस्ट नहीं पढ़ सकता है कभी भी, कि कभी भी वो लिंक लिस्ट नहीं पढ़ पाएगा जब तक उसको पॉइंटर और स्ट्रक्चर का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा। और जब तक तुमको एरे और लिंक लिस्ट का नॉलेज नहीं होगा तब तक तुम स्टैक नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टैक इन्हीं दोनों से बनता है। स्टैक को बनाने का 2 तरीका होता है, एक एरे और दूसरा लिंक लिस्ट। फिर ऐसे ही तुम्हारा क्या होता है, फिर ऐसे ही क्यू होता है। तो ये चीज, तो डेटा स्ट्रक्चर का क्या है ना कि उसमें सारा एक दूसरे से लिंक है। तुम्हें अगर एरे एरे और लिंक लिस्ट की तुम्हें पॉइंटर और स्ट्रक्चर क्लियर है, तुम लिंक लिस्ट अच्छे से तुम पढ़ पाओगे। तुम्हें अगर एरे और लिंक लिस्ट क्लियर है, तुम स्टैक अच्छे से पढ़ पाओगे, क्यू अच्छे से पढ़ पाओगे। और तुम्हें अगर अगर एरे और लिंक लिस्ट क्लियर है, तुम आगे ग्राफ पढ़ पाओगे, क्योंकि ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं दोनों से होता है। तो सब कुछ है, इसलिए एरे कहा जाता है एक बेसिक, एरे और लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का एक बेसिक, क्योंकि वहीं से बेसिक डेटा स्ट्रक्चर ये दोनों है। इस बाकी सारी डेटा स्ट्रक्चर इसी से बनी हुई है। क्लियर है? तो सारी कुछ यहां से तुम ओके पढ़ सर। कुछ भी यहां से तुम